जय श्री कृष्ण। आप सबों को कृष्ण जन्माष्टमी जो आज मथुरा और देश भर के मंदिरों में मनाया जा रहा है, उस बात की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी देश के कई हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई गई थी, आज भी कई हिस्सों में मनाया गया था। असल में कृष्ण जन्मभूमि, वो जो पवित्र स्थल है अयोध्या, वो मथुरा में, उसमें आज मनाया जा रहा है। टीवी में दिखा रहे थे। तो आप सबको दोबारा से एक बार भगवान कृष्ण की पवित्र जन्म उत्सव पर आपको एक बार बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपना कृपा बनाए रहे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि इस सब चीज़ का भरमार हो। इन्हीं शुभकामनाओं मनोकामना साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। मित्रों, आज बड़ा विषय संगीन है। विषय है कि क्या हम ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं, विस्फोट होना रह गया है, या क्या हमारे समाज में कुछ लोग हमारे सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करने के लिए बैठे हैं। क्या हम इस स्थिति में बैठे हैं कि हम उसमें कुछ ना बोलें, चुप रहें, ताकि भाई कुछ बिगड़ न जाए, कुछ बदल न जाए। आज चर्चा इसी पर होगा, आप सबसे आशीर्वाद इसी बात पर लिया जाएगा। असल में क्या है कि जैसे मेरा ना मादरी जबान भोजपुरी है, मतलब जो मेरे कानों में सबसे पहली बार पड़ा वो भोजपुरी है। मतलब मैं भोजपुरी को भूल नहीं सकता, चाहे मैं अमेरिका में जाऊँ, इंग्लैंड में जाऊँ, लंदन में जाऊँ, फ्रांस में जाऊँ, क्योंकि वही मेरे कान में बहुत साल तक पड़ा है। उसके बाद ना मैं अभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं गया। तो जो आदमी के कान में पहला शब्द पड़ता है या जिसमें वो रमता है ना, वो उसे याद रहता है, वो उसको छोड़ता नहीं। जैसे अभी प्रणब मुखर्जी साहब अस्पताल में भर्ती हैं, ईश्वर उनको, भगवान कृष्ण उन पर अपना दुआ बनाए रखे, वो बेचारे स्वस्थ हों। वो जो अंग्रेजी बोलते थे तो वो बंगाली टोन में बोलते थे। हमारे साउथ इंडिया के लोग बोलते हैं तो साउथ टोन में बोलते हैं। हम बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बोलते हैं। मतलब आप अपना टोन नहीं बदल सकते। तो असल में हम लोगों का ना टोन ही खराब कर दिया गया। हमें कहा गया है कि भाई कोई आदमी अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल दे दो। अब हमको आदत है कि एक मिनट आए तो भाई इधर भी मार लेना। मतलब हमको जन्म से ही निरा नपुंसक बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। बताया गया है कि भाई देखो, गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो आपको तुरंत दूसरा गाल दे देना है, क्योंकि प्रतिवाद नहीं करते। इसलिए प्रतिवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भारत महान के सपूत हो, मतलब आपको ये शोभा नहीं देता, ऐसा मतलब हमें बताया गया है। चलो अच्छी बात है, जो लोगों ने, पूर्वजों ने कहा, बेटी के कहा है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि हम सब लोग जिस देश में रहते हैं उसकी दशा दिशा क्या है, हो क्या रहा है, आप पहले जानिए। आपको पता होगा 2-3 महीने तक दिल्ली एकदम कब्जे में थी। 3-4 महीने से ज़्यादा दिल्ली का एकदम 2 राज्य, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का संपर्क कट गया था। कुछ लोगों ने अपनी तंबू बम्बू लगा लिया था सड़क पर। बड़ा लंबा योजना था वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश था। उसमें बहुत लंबा योजना था, सारे तरह की व्यवस्था वहाँ पर थी। अगला जनरेशन पैदा करने तक का भी वहाँ पर जुगाड़ था कि आपको यहाँ से कहीं नहीं हटना, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। एक तो जेल में जन्म लेने वाला ही है, जेल के बाहर भी कई जन्म ले रहे होंगे या ले चुके होंगे या लेंगे। मतलब कई तरह की सुविधाएं आपको वहाँ पर उपलब्ध थी और ये रेंडम ही हो गया था। ऐसा आपको लगता होगा तो आप गलतफहमी में हैं। ये एक साजिश है। झारखंड में भी आपने देखा कि थोड़ा सा कोई एक आदमी मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कुछ, एक वही मुसलमान का एक आदमी कुछ मुस्लिम हिंदू नाम से कुछ फेसबुक पर पोस्ट डालता है और तुरंत हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान आकर के थाना पहुंचते हैं। दिल्ली में वही ओखला में जो जहाँ पर ये शाहीन बाग का घटना हुआ था, वो जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, उस पुलिस स्टेशन के दरोगा से कुछ कहा सुनी में वहाँ के कुछ बदमाश मुस्लिम लड़कों से कुछ हो गई। उन लोगों ने तुरंत बोला कि जी इस्लाम के विरुद्ध बोल रहा है, कुरान शरीफ का अपमान कर रहा है, वो थाना फूंक गया। क्योंकि वो इतना ना वहाँ पर धार्मिक जहर पिला दिया जाता कि वो सोच ही नहीं सकता कि भाई कब गाली दिया, कब अपमानित किया, किसने देखा, क्या। वहाँ ये पूछने की इजाज़त नहीं है, बस फरमान आया तो ये अब उसको आग लगा देना है। हमें इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। अभी कर्नाटक में
एक विधायक का घर फूंक दिया गया। ये मामला आया कि वो ना फेसबुक पोस्ट पर कुछ पैगंबर साहब के विरोधी या कुरान के विरोधी या मुसलमान के विरोधी, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि अमूमन कन्नड़ में था, हमको समझ नहीं आई, लेकिन वो कुछ फेसबुक पर पोस्ट था जहाँ ये रूमर फैलाया गया कि विधायक जी का भतीजा शायद वो पोस्ट डाला है और उस पोस्ट से दुखी होकर के वहाँ के कुछ लोगों ने पहले इकट्ठा हुए, उसके बाद उसके घर को आग लगा दिया। मैं तब से समाचार को खंगाल रहा हूँ कि फेसबुक को, ट्विटर को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग जो कुत्ते की तरह भौंक करते रहते हैं, वो भौंके कि नहीं अभी तक कि भाई ये मॉब लिंचिंग है, ये नहीं हो सकता, हम कौन से देश में रह रहे हैं जहाँ पर विधायक सुरक्षित नहीं है, तो ये देश के साथ हमने कभी ये बोलते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले मुसलमान है और जिसको आग लगा है जिसके घर को वही। मैं बड़ा साफ समझ, मैं कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा। आग जिसके घर को लगाया गया वो हिंदू का घर था, विधायक भी था बेचारा, और जिसने आग लगाया वो सब मुसलमान थे। उसमें वो कोई पासा पासा करके वीडियो आई हो, गिरफ्तार भी हुआ है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। अब इसका आप मॉड्यूल समझिए, आपको मॉड्यूल पर चर्चा करूंगा। मॉड्यूल देखिएगा ना तो आपको बड़ा बढ़िया से समझ में आएगा कि ये कैसे बड़ा साजिश के तहत किया जाता है, इसकी बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है। आपको थोड़े दिन पहले ले चलते दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, चांदनी चौक इलाके में एक मंदिर को तोड़फोड़ कर दिया मुस्लिम लड़कों ने। सिर्फ ये बात हुई थी कि वो एक स्कूटर पार्किंग के लिए वो कर रहा था, तो वो बोला कि थोड़ा इधर हटा लीजिए, मेरी यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, खड़ी कर रहा हूँ मैं। इतना बोल रहा कि तेरी हिम्मत कैसे होगी भाई, तो गाड़ी खड़ी करने के लिए बोली? हम मुसलमान हैं, हमको गाड़ी कैसे कह दिया, हम तेरे घर के अंदर गाड़ी खड़ा करेंगे? हो हवा गया, दो घर की लड़ाई, मंदिर का तोड़ाई तक आ गई और मंदिर का तोड़फोड़ कर दिया। जैसे मंदिर में तोड़फोड़ हुआ तुरंत दो दाढ़ी वाले बड़े बड़े लोग आए और जो उम्र में थोड़ा बड़े दिख रहे थे, बोले देखिए बरसों से हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं, बरसों से, आज का नहीं है। अब दो ये लड़कों ने कोई बदमाशी किया तो ये मतलब नहीं है कि हम अपने अलग हो जाएं, इनको माफ कर दिया जाए, हमारी संस्कृति है, बरसों से हम रह रहे हैं। अरे बाप, बरसों से। अब बरसों की संस्कृति का दुहाई दे करके थाने में केस पे छोड़ दीजिए, बरसों से हम आपसी संस्कृति में रह रहे हैं। अब आपसी संस्कृति की दुहाई दे करके चांदनी चौक इलाके में वो मंदिर की तोड़ाई खत्म हो गई, हम बनवा देंगे मंदिर की, आप चिंता छोड़ दीजिए। आप तो मरने पीटने कूटने के लिए बने हैं, हिंदू हैं तो आप कूटे जाएंगे इस देश में, कहाँ है आपको कोई पूछ रहा है? आप हिंदुओं में कई लोग हैं, सबसे पहले तो आपको हिंदुए कूट रहा है, मुसलमान तो बाद में कूटेगा। इन सब स्थिति को देखे उस मॉड्यूल को समझिए। अब उसमें भी क्या हुआ कि जब जैसे वो हुआ, एक मंदिर पर 10-15 मुसलमानों ने एक को बोला कि भाई अपना एक भीड़ लेके आओ, वीडियो बनाओ, और 10-15 वहाँ मैरो चंद बना के खड़े हो गए कि नहीं हम इस मंदिर पर आक्रमण नहीं होने देंगे। और उसके बाद वही वीडियो पूरा समाचार में चला, हाईजैक कर लिया वो समाचार। ये समाचार दब गया कि मंदिर को तोड़ा गया मुस्लिम लड़कों के द्वारा। कर्नाटक में भी यही हो रहा है। समाचार चैनलों की साजिश को देखिए, समाचार चैनलों के प्रेजेंटेशन को देखिए और इस साजिश को समझिए, मॉडल को समझिए। क्या हुआ कि वो जो मंदिर तोड़ करके भीड़ जा रही थी, उनको क्योंकि तोड़ने वाला कर रहा, वो सब स्क्रिप्टेड है, बताया गया उनको। तो एक हनुमान जी की मंदिर थी, उसके सामने से जा रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे हाथ वाथ उठाया, 10-15 मुस्लिम लड़के खड़े हो गए और बोले कि जी हम मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। अब क्या है कि वही वीडियो रिपीटेड चल रहा है समाचार चैनलों पर कि भाई देखिए इंसानियत अभी भी जिंदा है। एक घर में आग लगा दिया गया, लेकिन कुछ मुसलमान लड़कों ने मंदिर को आंच नहीं आने दिया। अब देखिए मॉड्यूल समझिए कि वो समाचार ही हाईजैक हो गया। अब कहीं पर वो चर्चा नहीं है कि भाई एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि का घर एक लाखों की संख्या में आए हुए लोग फूंक दिए। पुलिस लाचार है, पुलिस वाकी टाकी पर अपने अफसर से कह रहे कि अगर गोली चलाने का आप परमिशन नहीं देंगे तो हमारा जान बचाना मुश्किल है। ये चारों तरफ से घेर लिया गया। ये बिल्कुल ये शाहीन बाग जैसा घटना था कि एकदम इसको जाम कर दिया जाए, क्योंकि वो 5 दिसंबर की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसको निकालना है, देश को स्थिर करना है। देश में कुछ साजिशकर्ता लोग इसको करते रहते हैं, वो अपना साजिश को रचना वहाँ पर बेंगलोर में उसको किए। ठीक दिल्ली के शाहीन बाग जैसा, जैसे यहाँ के नेता लोग भाषण दे रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, तुम ये हो फलाना हो। जैसे एक पकड़ा गया था कि क्या हम लोग सड़क जाम नहीं कर सकते, हम गर्दन दबा नहीं सकते, फलाना नहीं, वो अब उस पर जांच हो रही। उसी तरह से वहाँ भी वीडियो दे रहा, सेम मॉड्यूल, सेम संस्था, सेम
आतंकी संगठन का नाम इसमें आ रहा है, सेम वही संगठन का फंडिंग, सेम उस संगठन का काम आ रहा है। वहां भी एक कह रहा है कि ये यूपी बिहार में हो सकता है, यहाँ ये नहीं चलेगा, ये बेंगलोर का हरनीपल्ली का जगह है, हम आग लगा देंगे और आप सब लोग थाने जाओ और आग लगाओ। और वो सब जाकर के विधायक जी का घर फूंक देते हैं और उसी में वो मोबाइल वीडियो बना करके समाचार वालों को दिया जाता है कि देखो हनुमान मंदिर को रोका गया। अब सब उसी प्रकार है, सभी समाचार चैनल पर ये खबर है कि इंसानियत भी जिंदा है। आप इस मॉड्यूल को समझिए, एक तरफ आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, उसका घर फूंक दिया गया, मतलब वो कौन सी नेटवर्किंग है जो मिनट में 10 मिनट के अंदर लाखों लोगों को एक जगह बुला सकती है? वो कौन सी नेटवर्किंग है जो कहीं से भी देश के किसी भी कोने में कभी भी लाख आदमी को इकट्ठा कर सकती है? मतलब ये है कि वो आपके सरकारों को ये धमका रही है, ये मैसेज दे रही है कि आप हमसे पंगा मत लेना, मैं देश के किसी भी कोने में लाख आदमी 10 मिनट के अंदर बुला सकते हैं और आग लगवा सकते हैं। झारखंड में ये हुआ, देश के राजधानी में हुआ, कर्नाटक में हुआ, कलबुर्गी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पालघर में हुआ, मतलब गुजरात में हुआ, मतलब आप ये देश के हर कोने में, बंगाल में तो खैर उनका मुखिया सरकार में ही है, उसको मुखिया सरकार, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे विरुद्ध बोले, हमारे विरुद्ध सोचे, हमारे विरुद्ध करें, तो आप समझ लीजिए कि कहीं भी हम कुछ भी काम करने के क्षमता में, करने के हैसियत में। और हमारे ये दोगले नेता लोग में बड़ी ईमानदारी के साथ, ये दोगले लोग हैं जिनको बुरा लगे मेरे को केस करें। ये दोगले नेता लोग, गाली आ रही है, मैं थोड़ा नियंत्रण करता हूं। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। ये दोगले नेता लोग वोट के लिए, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, बाद में वो रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि अब तक भी शाहीन बाग पर केस चल रहा है। केस चलते चलते अब हम लोग कलबुर्गी पर, पाल घाट पर और इस पर अपना चर्चा चिंता करते रहेंगे, तब तक शाहीन बाग वाला अंदर सेटिंग करके वो छूट जाएगा। और छूटने के बाद आपको पता है, शाहीन बाग वाले केस में ड्राफ्ट ही फाइल जांच एजेंसी ने नहीं किया। आपको पता है, जिस आदमी पर, जिस मोहम्मद साद पर कोरोना फैलाने के लिए इतना कोहराम टीवी में मचा था, पुलिस ने अभी उन पर कोई इंक्वायरी की, कुछ जांचें फाइनल नहीं किया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दुबे इनकाउंटर में मारा गया, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। सुशांत केस का मेल पर रिक्वेस्ट आया और मेले पर सीबीआई रिक्वेस्ट की गई और मेले पर मान लिया गया और सीबीआई जांच चालू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत केस का जांच करके गलत है, वो ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से करना चाहिए। लेकिन अभी मोहम्मद साद वाले केस में आप चुप क्यों बैठे हैं भाई? उसी तरह से अब तक वो एक आदमी बंदर जैसा, उसका मुंह आधा आंख दबा हुआ है और हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है, अभी तक जिंदा है और आराम से मुस्कुराता हुआ कोर्ट में जा रहा है। आपकी हैसियत तो चल, तो क्या ये प्रॉन्ट है? हमारी सरकार, हमारी अपोजिशन और हमारे पोजिशन में तो दोनों राजनीतिक दल ड्रामा कर रहे हैं और समाचार एजेंसी के लोग, कुछ लोग इस पर बढ़िया करें, कुछ लोग बुरा करें, या कोई विदेशी शक्तियाँ ऐसी है जो हमारे देश के समाचार पत्रों को खरीदी है और नेताओं को खरीदी है, या तो पैसा का लालच देकर, या जान मारने की लालच देकर, या उनको नुकसान बैठाने की लालच दे करके। क्या उनको डर है कि हम गुड़वा देंगे, हम ऑपरेशन कहीं भी कर सकते हैं, या कुछ बहुत बड़ा पैसा दिया है? कहा जाता है ना, कोई केजीबी के एजेंट है, कोई रा एजेंट है, कोई केवाईसी के एजेंट है, कोई किसी के एजेंट है, फलाना फला नाम सुना जाता नहीं कि भारत सरकार में फला 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 विदेशी कंपनियों का एजेंट है, कोई KG5 का एजेंट है, कि KGY का फला फला का एजेंट है। तो क्या हमारे राजनीतिक दलों में इतनी भारी एजेंसी घुस गई है कि वो देश हित सोचे ही नहीं रहे? देश के लोग मरे, 2-4 एक विधायक जला या उसके साथ 10-20 लोग मरे, 130-35 करोड़ आबादी में अगर 100-200 लोग मर भी जाते हैं, 1000 लोग मर भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये ऐसा है? क्योंकि कोरोना की जितनी हाइप हो रही है, कोरोना की जितनी महामारी हो रही है, उससे ज़्यादा तो लोग पुलिस की गोली में मारे गए हैं, रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, एक दूसरे के तू मैं में मारे गए हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक पंडित को एक दलित ने गोली मार दिया, कोई केस अभी तक नहीं बना। अगर वही दलित को कोई पंडित गोली मार दिया होता, अब तक पूरा देश ठप पड़ गया होता, क्योंकि सारे मानव अधिकार, फल सब आ जाते। तो मतलब इस देश में हिंदू होना, स्वर्ण होना, ये सब होना
मतलब इतना बड़ा घातक हो गया है कि हम सब नपुंसक की तरह से बैठे रहे, क्योंकि हमको शुरू में बता दिया गया कि दे दे एक गाल कोई मारे तो आप दूसरा बढ़ा दीजिएगा। हमें उस मॉड्यूल की तोड़ सोचनी पड़ेगी, और ये तभी होगा जब हम लोग एकता बनाए रखेंगे और ऐसे लोगों को समाज में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ऐसे पत्रकार दोगले दलाल जो लोग की अगर कुछ ऐसा होता है तो भों 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 करते हैं, और अगर कुछ विधायक वहाँ का हिंदू मरता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। हमें ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे नेता, ऐसे पत्रकार, ऐसे अफसरों को भी देखना है कि वो बकरीद में कहते हैं कि इंजॉय बकरीद, सेलिब्रेट बकरीद, और दिवाली में कहते हैं कि पटाखे कम जलाइए, होली में कहते हैं कि पानी बचाइए। मतलब बकरीद में खून की नदियाँ बह जाए उसमें उनको आनंद है, बधाई है, मुबारक है, लेकिन होली में उनको पानी बचाने का नसीहत है। आपको पता है राम मंदिर बनने पर अभी कोई भी वो भाड़े लोग, जो नचनिया लोग होते हैं जिनको हम लोग सिनेमा कलाकार बोलते हैं, उसमें से बहुतों ने राम मंदिर की बधाई नहीं दी है। जबकि पाकिस्तान में मस्जिद बना ना, वो सब का सब चंदा दिए, बधाई दिया, हमारे यहाँ नहीं दिया। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये बड़ा जटिल समस्या है। नेता खड़ा कर रहे हैं ये बात बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि अगर नेताओं का संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड चुना हुआ जनप्रतिनिधि निकला, जो पार्षद बन गया था, विधायक भी बन जाता, हो सकता है केजरीवाल उसको मंत्री भी बना लेता, क्योंकि जब उसका नाम आया तो केजरीवाल की पूरी टीम उसमें लग गई उसको बचाने में। और जब वो स्वयं ही तोते की तरह से रट रहा है, जो कि सारी बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह आ गई, क्योंकि वो नहीं ना कर सकते पुलिस में थर्ड डिग्री करके एक्सेप्ट करवा ली। जब वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया ना कि पैसा यहाँ से आया है, तूने यहाँ दिया, वहाँ दिया, किस लिए दिया, तब जाकर को स्वीकार किया। अब केजरीवाल एंड टीम साफ सुनने में चुपचाप बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ हमारे नेताओं को कोई परवाह नहीं कि आपके 1000-2000 लोग मर भी जाएंगे, उनका वोट बैंक मजबूत होना चाहिए। कुछ लोग मंदिर बनाने के नाम पर जान दें और कुछ लोग नहीं बनाने पर नाम पर जान दें। कुछ लोग, अब देखिए हमारे देश में हमें ये बताया गया था कि आप मंदिर बनाने की जीत का उमंग उत्साह मत मनाइएगा। आप हमको देखिए, वहां भी हमको नपुंसक बने रहने की सलाह दी गई थी, और वहीं पर दाढ़ी वाले लोग मुंह फाड़ के कह रहे हैं कि कल जब हमारा मौका आएगा तो वापस मस्जिद बनेंगे। पहले भी तो हमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था, फिर भी हम बना लेंगे। और अभी तक उन पर FIR नहीं हुआ, अभी तक उन पर कोई बयान नहीं आया। बयान हम जैसे लोग देते हैं जिनको 2-4-5 लोग फेसबुक पर सुनते हैं। तो आपको सोचना है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। सबसे चिंता की और निंदा के विषय यह है कि जो लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं वो सब के सब सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े उद्योगपति हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें दोहन से मतलब है, नेता को राजनीति से मतलब, उद्योगपति को बिजनेस से मतलब है। अब चिंता करने वाला हम और आप हैं, उसमें हमारे आप जैसे हिंदू भी है और मुसलमान भी है, लेकिन उसका कोई सुनता नहीं। कई मुसलमानों ने वीडियो बना करके कहा था कि वो राम मंदिर है, उसको हमें बकवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाचार चैनल वाले भी उनकी चलाते ही नहीं। वो भी वो वैसे की चलाते हैं जो कहता है कि मस्जिद थी, मस्जिदें रहेगी, मस्जिदें रहेगी। समाचार, क्योंकि समाचार चैनलों को TRP चाहिए। समाचार चैनल को भी आपके भावनाएं, आपकी सच्चाई, आपकी सत्यता, देश में असलियत से उसका मतलब नहीं है। उसे भी मतलब है कि कहाँ उग्रवाद फैले, कहाँ सनसनी जैसा कुछ जाए, और कहाँ किस सनसनी को हम चास परोस करके दिखाएं और इसे लोगों का भावना भड़काएं। क्योंकि हम वीडियो पर देखते हैं वो बड़े बहुत बड़े इमाम हैं, मतलब कुछ साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने बड़ा बढ़िया एक वीडियो बनाया था, मैं देखा था। उनका कहना था नबी के नवासे को किसने मारा? बजरंग दल वाले लोग, हिंदू सेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। नबी के नवासे को मुसलमान ने मारा। उसका कहीं समाचार पर चला ही नहीं रहे, लेकिन वो ऐसी कह रहा है कि हम वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, उसी का समाचार पर आ रहा है। डिबेट में भी उसी का आ रहा है, फेसबुक पर भी उसी का आ रहा है, लेकिन जो आदमी सार्थक बात कर रहा है उसका आ नहीं रहा। तो हमें एक खेल समझना पड़ेगा। ओंकार सिंह जी को नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वाकई, ये बहुत बड़ी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, और बिल्कुल होशो हवास में लगा रहा हूँ
कि क्या हमारे देश के लोग बिक चुके हैं। बड़ी बड़ी मीडिया घराने किसी से पैसा ले करके हमारे देश में नेगेटिव समाचार परोस रही है, चला रही है, हमारे देशवासियों को डरा रही है या उनके मन में डर पैदा कर रही है। क्या हमारे बड़े बड़े नेता वाकई किसी विदेशी एजेंसी एजेंट हैं, जैसे केबीजी केजीबी वगैरह के कोई एजेंट हैं जो हमारे देश को तोड़ने के लिए पैसा लेते हैं और देश में राजनीति करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब विदेश दौरे पे आते हैं तो भारत में किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग विदेश से आते हैं तो कोई प्रदूषण के नाम पर, कोई पानी के नाम पर, कोई फलाना के नाम पर, हर कोई विकास वाली योजनाओं पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। इसका एक जीता जीता नीरा राडिया टेप में आप सबने सुना होगा, क्योंकि वो तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाके उस टेप को रुकवाने का आदेश आता तब तक वो वीडियो लीक हो गई थी। व्हाट्सएप का जमाना है, उसमें से कई तरह की आवाज़ें आ गई थी लोगों का। अभी एक 2 दिन पहले एक समाचार आया रिया चक्रवर्ती का। रिया ने अपने फ़ोन करके एक आदमी को बोला, एक बड़े नेता को, कि आप 2 बड़े बड़े नेता और 2-3 संपादकों और पत्रकारों से हमारी मीटिंग करवा दीजिए, जो पैसा लगेगा देंगे, वो हमारे पॉजिटिव खबर चलाएं चैनलों पर, टॉक शो के माध्यम से। मतलब रिया चक्रवर्ती को भी पता है कि ये बिकती है, दुनिया खरीदने वाला चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारा पत्रकार बिकेगा, हमारा नेता बिकेगा, हमारा सब लोग बिकेंगे, तो फिर इस देश का क्या होगा। तो फिर मेरा वो सत्य है कि क्या हमारा देश ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, विस्फोट कभी भी हो सकता है, हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हमें इस बात की चिंता है। और एक बात बड़ा स्पष्ट है कि आम भारतवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो देश को छिन्न भिन्न नहीं कर रहा है। वो छिन्न भिन्न कर रहे हैं जिनके सामने देश को संवारने की जिम्मेवारी है, जिनके पास देश को संवारने, देश को बचाने, देश को सही दिशा पर ले जाने की जिम्मेवारी है। ये मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मद साद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और दुबे जी बेचारे परलोक सिधार गए। अगर ऐसा नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत केस पर अभी चिट्ठी आई, अभी रिक्वेस्ट हुआ और सीबीआई जांच चालू हो गई। लेकिन अभी तक दिल्ली दंगों की जांच सीबीआई से नहीं हो रही है। मोहम्मद साद वाकई कल्पित था कि नहीं था, इसका भी सीबीआई जांच नहीं हुआ। और तो और मोहम्मद साद से के पास जो विदेश वाले लोग बैठे हुए थे, पुलिस ने उनके ऊपर चार्जशीट ही नहीं की, तो कोर्ट को अंत में बाद उनको 1000 या 500 रुपये का फाइन करके छोड़ना पड़ा। अब आप इस सब देश कहा जा रहा है। मतलब एक तरफ तो एक सिंपल एप्लीकेशन जाती है, सुशांत सिंह राजपूत के निधन का मुझे बेहद अफसोस है। उसको जो मारने की साजिश की गई, उसको जो वजह की गई, वो उसका मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जितनी जल्दी उसकी जांच शुरू हुई, इतनी ही जल्दी जांच हर मामला में रिक्वायर्ड है। क्यों नहीं मोहम्मद साद वाले मामले में इतनी जल्दी हुई, दिल्ली दंगे वाले में उतनी त्वरित एक्शन हुआ, कर्नाटक में हुआ, अब तक जांच क्यों नहीं की, पालघर वाले में अभी तक इतना बड़ा जांच क्यों नहीं कर दिया गया, बंगाल में मंदिर में से निकाल करके पुलिस पीट रही है, उसका वीडियो है, उस पर कोई सीबीआई जांच क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं केंद्रीय एजेंसी गई कि भाई पश्चिम बंगाल पुलिस का बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ही निकाल करके पीट रही है राम नाम लेने पर, क्योंकि वो कोई बम बनाते हुए नहीं पकड़े गए थे। मोबाइल पर वीडियो है, समाचार चैनलों पर आया है, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी चल रहा है, उसकी सत्यता जांच ले सरकार। कि कुछ लोग मंदिर में जय श्री राम बोल रहे हैं 5 तारीख को, जिस दिन वहाँ पर मंदिर का न्यू रखा जा रहा था, वो इतनी बड़ा अपराध था राम नाम देना पश्चिम बंगाल में कि पुलिस उठा करके पीट रही है और जेल में बंद कर रही है। तो उस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार कहती कि भाई वहाँ पर, इसलिए नहीं कहते कि भाई वहाँ पर अगर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार की सेटिंग है कि भाई तुम एक काम करो, तुम मंदिरों से निकलवा के हिंदू को पिटवाओ ताकि मुसलमान वोट बैंक तुम्हारा हो जाए, और जितने हिंदू के पीठ पर लठ पड़ेगा वो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएंगे। तो तेरी चुप मेरी चुप, तेरी जय मेरी जय, क्या ऐसा हो रहा है? ये मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। और अगर ये मेरे इल्जाम में दम नहीं है तो पश्चिम बंगाल सरकार अब तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर राम नाम के धुन गाने वालों पर पिटाई हो रही है? वहाँ पर सीबीआई जांच क्यों नहीं शुरू हुआ? वहाँ के राज्यपाल ने अनुशंसा क्यों नहीं किया कि भाई साहब यहाँ पर मंदिरों में राम नाम लेने पर लठ बजाई जा रही है और जेल में बंद किया जा रहा है? अभी इससे बड़ा अराजकता नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सुशांत हत्याकांड की जांच का मुझे बड़ा खुशी है, लेकिन मैं इतनी ही त्वरित जांच और मामलों में भी चाहता हूँ। कई मामलों, कई साल हो गए उसका FIR दर्ज नहीं हुआ, कई मामले
जांच के लिए सीबीआई के पास गई है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत तक नहीं हुआ। लेकिन कई मामलों में रिकमेंडेशन बाद में जाता है, जांच पहले शुरू हो जाती है। यहीं जाकर के मुझे संदेह पैदा होता है कि क्या हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल के लोग, नेताएं, अफसर गठजोड़, उद्योगपति और वो गठजोड़ इन सब चीज़ों को ऐसे करती है कि हम सब आपस में उलझे रहें। और अगर मान लो हम 1000-2000 लोग मर भी जाएंगे तो 130-35 को में क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी, राहुल गांधी जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, ये लोग तो सुरक्षित हैं। इन लोगों की तो गद्दी सुरक्षित है, क्योंकि किसी उसमें दंगे में कहीं ये लोग तो मरते नहीं। मरते तो आप और हमारे जैसे लोग हैं। तो अगर आप हमारे जैसे मरने से अगर कुछ वोट बैंक की खेती मजबूत हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन सब प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा माइक्रो साइंस पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है। आंख बंद करिए, 2 मिनट से सोचिए, शीशे की तरह से साफ है। अगर वोट बैंक के लिए इसी तरह का खेल होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ज्वालामुखी फटेगा और हमारा देश तितर-बितर होगा। क्योंकि विदेशी शक्तियाँ यही चाहती हैं और हमारे देश के दलालों को, दोगलों को पैसा दे करके हमको और हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग मंदिर के नाम पर हिंदुओं को पैसा दे करके, लालच दे करके हिंदुओं से जो विरोध बुलवा रहे हैं वो ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रहा है। वो वैसी बोल रहा है तो गुस्सा नहीं, क्योंकि वैसी तो राम का बच्चा ही नहीं है, वो तो अल्लाह का है। राम से उसका क्या मतलब। लेकिन जब राम के मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले कहते हैं तो गुस्सा आता है। मतलब विदेश वाले लोगों का साजिश सफल हो गया कि राकेश परमार को गुस्सा आ गया, मतलब और थोड़ा चंदा बढ़ाओ। वो भी कहेंगे कि देखो एक फेसबुक पर अमूमन शांत रहने वाला राकेश परमार आज एकदम उत्तेजित हो गया, मतलब आज सफल हो गया, चंदा थोड़ा और बढ़ाइए। इन दोगलों को पहचानिए, इन दलालों को पहचानिए और इनका सामाजिक बहिष्कार करिए। हमारा देश तभी बचेगा, नहीं तो भगवान कृष्ण इस देश की रक्षा करें, मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश की रक्षा करें, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इन शब्दों के साथ आप सबको मैं राकेश परमार सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।